सभी को नमस्कार। इस नूतन प्रभात की मांगलिक बेला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा प्रकरण है कुंवर नारायण। कक्षा 12 आरोह भाग 2 काव्यखंड में कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं संकलित है, कविता के बहाने तथा बात सिद्धि पर। कविता पर आने से पहले हमें कुंवर नारायण जी के परिचय के बारे में पढ़ना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। देखें, कुंवर नारायण जी को आधुनिक हिंदी कविता का सशक्त हस्ताक्षर माना जाता है। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पैतृक गांव में ही हुई तथा विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है वो आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। यायावरी प्रवृत्ति यानी कि यायावरी मतलब होता है घुमक्कड़ प्रवृत्ति, तो यायावरी प्रवृत्ति का होने के कारण आपने कई देशों की यात्राएं की, जिनमें पोलैंड, रूस और चीन प्रमुख हैं। कुंवर नारायण जी ने 1950 के आसपास अपनी जो काव्य लेखन की यात्रा है वो शुरुआत की। लंबे समय तक युग चेतना पत्रिका से भी आप जुड़े रहे। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं लिखी। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। देखिए इनको कौन कौन से जो मुख्य पुरस्कार मिले हैं, जिनमें कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, केरल का कुमार आशान पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। आप अगे द्वारा संचालित तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, देखें, इनका जो काव्य संग्रह है वो 4 भागों में प्रकाशित हैं। इनका पहला काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, जो 1956 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में दूसरा काव्य है परिवेश हम तुम। इसके बाद में है तीसरा है अपने सामने कोई दूसरा नहीं, और इसके बाद में चौथा है इन दिनों। देखें, इन्होंने एक प्रबंध काव्य भी लिखा है जिसका नाम है आत्मजयी। आपका एक कहानी संग्रह भी है आकारों के आसपास। इसके बाद में इन्होंने एक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा, आज और आज से पहले। इसके बाद में देखें, आज की हमारी जो कविता है कविता के बहाने, इसका एक पद हम पढ़ेंगे आज। तो आइए, कविता को पढ़ने से पहले हम कविता का उद्देश्य जानते हैं। कविता के बहाने जो कविता है वो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। कहने का मतलब सभी लोग हैं वो अपना जीवन निर्वहन करने के लिए अनेक उधेड़ बुनों में जकड़े हुए हैं। इस यांत्रिकता के दबाव के कारण कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कविता का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ऐसे में यह कविता लेखन की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर भी प्रदान करती हैं। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अब कविता पाठ करने से पूर्व हम इस कविता का सार जान लेते हैं, ताकि आप सभी को इसकी जो व्याख्या है वो आसानी से समझ में आ जाए। देखें, इस कविता का जो सार है, यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक की है। इसमें एक ओर तो प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। इस कविता में कवि कहता है कि चिड़िया जो उड़ती है ना, तो उसकी एक सीमा होती है। फूल खिलता है तो वो निश्चित समय तक ही खिलता है, उसके बाद में मुरझा जाता है। फूल की जो खुशबू होती है वो एक निश्चित स्थान तक ही फैलती है। कहने का मतलब सर्वत्र एक फूल की खुशबू नहीं फैल सकती और सर्वत्र एक चिड़िया भी नहीं उड़ सकती। लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चे की जो कल्पना होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है।
कविता भी शब्दों का ही एक खेल है, क्योंकि कवि इसके अंदर अपनी कल्पनाओं के सहारे खेलता है। शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी उपकरण संकलित रहते हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के जो बंधन हैं वो नहीं रहेंगे। कहने का मतलब सारे के सारे बंधन हैं वो अपने आप ही टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो, देश की हो या समय की हो, कोई भी सीमा नहीं रह जाती है। देखें, अब हम कविता में आ जाते हैं। आज का हमारा जो पहला पद है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। यहाँ देखे लगा है, लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो देखें, इसमें शब्दार्थ तो कोई है नहीं, माने का मतलब है अर्थ या मतलब। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है। यहाँ पे कवि वर्णन करना चाहता है कि जो कविता है वो भी एक कल्पनाओं की उड़ान ही है, और अपनी बात को पुष्टि प्रदान करने के लिए वो एक चिड़िया का उदाहरण भी लेता है और कहता है कि जो चिड़िया है वो एक निश्चित क्षेत्र तक ही उड़ती है। कहने का मतलब चिड़िया का जो उड़ान है उसका एक सीमित दायरा होता है। कहने का मतलब चिड़िया है वो अपने घोंसले के आसपास में उड़ सकती है, एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, लेकिन जो कविता है वो अपने कल्पनाओं के पंखों के सहारे उड़ती है। तो ये मतलब देश काल आदि की सीमाओं की परवाह नहीं करती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना रोक टोक के आती जाती है। इसलिए जो चिड़िया की उड़ान है वो कविता की उड़ान के सामने बिल्कुल नगण्य है। आगे देखें, आगे कवि कहता है बाहर भीतर इस घर उस घर। कहने का मतलब चिड़िया है वो अपने आसपास ही उड़ती है, एक घर से दूसरे घर में, अंदर से बाहर तक, लेकिन जो कविता है वो कल्पना के सहारे एक देश से दूसरे देश तक, कहने का मतलब संपूर्ण संसार में भी घूमती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कहने का मतलब कवि है वो अपनी कल्पनाओं के पंख लगा करके कविता के रूप में उड़ान भरता है। तो इस प्रकार जो कविता है वो पूरे संसार में एकता का सूत्र में बांधने का काम करती है, जो विशेषता एक चिड़िया में नहीं होती है। इसलिए कविता की उड़ान चिड़िया से कई गुना अधिक है। अब देखें, इसका प्रसंग और संदर्भ आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से आराम से कर लेंगे। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। इस पद में कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है, जो चिड़िया फूल से लेकर के बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि जहाँ पर सृजनात्मक करने की जो शक्ति होती है वहाँ सीमा का कोई बंधन नहीं रह जाता है। इसके बारे में आपको इसकी व्याख्या दी हुई है, यहाँ जो भी कक्षा 12 के छात्र हैं वो आराम से देख करके कर सकते हैं। आगे देखें, इस कविता में जो विशेष है, कविता की अपार संभावना को यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में है, इसमें जो भाषा है वो खड़ी बोली है और छंद मुक्तक है। इसके बाद में देखें, चिड़िया क्या जाने, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इसलिए प्रश्न अलंकार है, और पूरी कविता में मानवीकरण किया हुआ है तो मानवीकरण अलंकार है, और कविता की उड़ान भला इसके अंदर अनुप्रास अलंकार हैं। आगे देखें, इसके जो प्रमुख प्रश्न हैं वो देखें। पहला सवाल है इसका, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, इस पंक्ति का भाव बताओ। तो देखें इस पंक्ति का भाव क्या है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि चिड़िया को उड़ते देखकर कवि कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ान भरने, मतलब कवि की जो कल्पनाएं हैं वो भी ऊंची ऊंची उड़ानें भरने लगती है। वह रचना करते समय कल्पनाओं की उड़ान भरता है। तो आप इस बात के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद में अगला सवाल है, कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है।
तो आप देखें कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है। आपने देखा होगा कि कवि है कल्पनाओं के सहारे उड़ता है तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं रहती है। चिड़िया है वो उड़ती है तो उसकी एक सीमा होती है, वो एक घर से दूसरे घर तक ही जा सकती है। लेकिन जो कविता है वो मानव के अंदर तक भी उड़ती है, यानी कि कविता है वो मानव के हृदय को भी प्रभावित करती है, इसलिए मानव के आंतरिक और बाह्य रूप में भी उड़ान भरती है। और वे यहाँ पे देखें आपके लिखा गया है एक घर से दूसरे घर तक, तो एक घर से दूसरे घर की बजाय आप सारे संसार में कर लेना। यहाँ पे सारे संसार में कविता है वो उड़ान भर सकती है। इसके बाद में देखें आगे, क्योंकि कविता है वो देश काल आदि का जो सीमा है उसके बंधन से मुक्त रहती है। आगे देखें क्या है, कविता की उड़ान व चिड़िया की उड़ान में अंतर बताओ। तो देखिए अब आप आराम से बता सकते हैं इसका अंतर। यानी जो चिड़िया है वो उड़ती है तो अपने घोंसले के आसपास उड़ती है या एक घर से दूसरे घर तक या भीतर से बाहर तक उड़ करके आ जाती है। लेकिन जो कविता है उसकी उड़ान व्यापक होती है, उसकी उड़ान का क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है। इसके बाद में देखें आगे का सवाल है, कविता के पंख लगा करके कौन उड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कविता की रचना है वो कवि करता है अपनी कल्पनाओं के सहारे। तो कविता के माध्यम से कविता के पंख लगा करके एक कवि ही उड़ता है, वह इसके सारे मानव मन और समाज की भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम इस कविता को पूरा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।